गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग ये कुछ लेक्चर देख रहे हो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोगों ने लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी सीखी थी, ठीक है ना। उस पर बेस हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई अगर स्फीयर है, स्फीयर जिसमें वॉल्यूम है, ठीक है ना, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब वो स्फीयर कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये सब लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नोट करिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं स्फीयर्स में, उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्फीयर्स टाइप कितने टाइप के स्फीयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर ये स्फीयर है, ठीक, तो स्फीयर कैसा हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो मान लिया कि ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, क्लियर। हॉलो का मतलब कि केवल एक लेयर है, अंदर कुछ नहीं है, सॉलिड है ही नहीं, कुछ मटेरियल है ही नहीं, ठीक है ना। एक पतली से, जैसे आपने गेंद देखी होगी लाल रंग की आती है प्लास्टिक की बॉल, जिसके अंदर केवल हवा भरी रहती है, केवल लेयर होती है। सिमिलरली आप समझ सकते हैं। और कैसा हो सकता है, और सॉलिड स्फीयर हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है जिसके अंदर क्या है, मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल भरा हुआ है, क्लियर है। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अच्छा, अब इस हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जो हॉलो स्फीयर है वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। आपको पता है कि मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। यहाँ पर हम लोग सेमी कंडक्टर हटा रहे हैं, केवल कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। यानी इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टिंग, यानी टू टाइप के मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो सिमिलरली हॉलो स्फीयर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर में भी एक स्फीयर आएगा जो कंडक्टिंग होगा। हॉलो स्फीयर में कैसा, कंडक्टिंग, क्लियर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कैसा, सॉरी कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, ठीक है। और कैसा हो सकता है, ये स्फीयर है, कैसा है, हॉलो है, हॉलो है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में भी कैसा हो सकता है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड स्फीयर हो सकता है। और ये मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल भरा हुआ है, कैसा मटेरियल है, सॉरी कैसा स्फीयर है, सॉलिड, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी कैसा स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। समझ में आया, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये होता है कि कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हम चार्ज दे सकते हैं और चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और नॉन कंडक्टिंग में भी हम लोग चार्ज दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट कंडक्टिंग में क्या होगा कि जब भी हमने चार्ज निकाला तो जो बचे हुए चार्ज है वो ऑटोमेटिकली अपने आप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंडक्टिंग स्फीयर में हमने कोई चार्ज निकाला या दिया, तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली चार्ज क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, ठीक, क्लियर है। पर नॉन कंडक्टिंग में ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब चार्ज देते हैं तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अपने आप नहीं होते हैं, हमको करना पड़ता है। हमको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग है, क्लियर है। अच्छा,
तो अब हम क्या करेंगे, इस चारों स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इस चारों स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसे हॉलो स्फीयर है, तो जब हॉलो स्फीयर इसको जब मैं चार्ज दूंगा तो क्या होगा, चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा, चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। सबकी रेडियस हम आर मान लेते हैं, सबकी रेडियस क्या है, आर है, सबकी रेडियस आर है, कैपिटल आर में मानूंगा। क्लियर है। तो जब हम चार्ज देंगे हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग में तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और जब ये नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर को चार्ज देंगे, जब नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर को चार्ज देंगे तो इस पर चार्ज, क्योंकि सरफेस अंदर तो कुछ है नहीं तो सरफेस पे ही चार्ज आएगा, तो इस पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पर हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नहीं होंगे। क्लियर है। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, इस सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग में क्या होता है कि जब हम चार्ज देंगे, जब हम चार्ज देंगे तो ये जो चार्ज हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, यानी कंडक्टिंग। आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो अगर चार्ज इसके अंदर है भी तो वो सरफेस पे आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली सरफेस पे ही आ जाते हैं। बात समझ में आई। पर इसके में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या केस है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या केस है कि इसमें जो चार्ज हैं वो मटेरियल के अंदर हैं, सॉलिड के अंदर हैं, बट कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग है। कैसे हैं, नॉन कंडक्टिंग है। तो ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए, होप करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे कि अगर मैं इसको फर्स्ट मानूं, इसको मैं सेकंड मानूं, और इसको मैं थर्ड मानूं, और इसको मैं फोर्थ मानूं, तो आप ये देखेंगे कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या एक ही चीज है, क्या एक ही चीज है, तीनों के सरफेस पे चार्ज है। क्या तीनों के सरफेस पे चार्ज है। केवल एक चौथा केस अलग हो जा रहा है, एक चौथा केस क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। यानी इन तीनों को मिला के एक ही डेरिवेशन से हम लोग तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमको अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। क्या तीनों पे सरफेस पे चार्ज हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक तो अंदर निकालेंगे, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है। हम लोग सरफेस पे निकालेंगे और किसी पॉइंट पे निकालेंगे। जैसे मान लिया कि इस सरफेस से ये पी पॉइंट पे निकालना है, जो आर डिस्टेंस पे है, मान लो पी पॉइंट पे निकालना है हमको। इस सेंटर से क्या करना है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो एक अंदर निकालेंगे तो अंदर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, क्योंकि चार्ज अंदर जीरो है। ठीक है, एक सरफेस पे निकालेंगे और एक बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग चारों स्फीयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बट पहला, दूसरा और तीसरा केस एक ही है, तो तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन से काम चल जाएगा। चौथे के लिए हमको अलग से करना पड़ेगा। पर एक चीज आपको बता दूं कि स्फीयर को जो हॉलो स्फीयर हैं, जो हॉलो स्फीयर उनको क्या कहते हैं, उनको शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल भी कहते हैं। समझ में आया। चलिए, तो हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। चीजें समझ में आई, क्लियर है। अब हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले तीनों के लिए एक ही डेरिवेशन है और दूसरे के लिए हम लोग चौथे नंबर के लिए अलग से डेरिवेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हॉलो में दोनों आ गया, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों आ गया, और सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर आ गया। बात समझ, इसलिए मैंने कहा हॉलो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने जा रहे हैं ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड में कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। क्लियर है, नोट करिए, हेडिंग नोट करिए, हेडिंग नोट कर लीजिए। ये सॉलिड है, अगर साफ ना दिख रहा हो आप लोगों को, ये क्या है, सॉलिड है। चलिए फिगर देखते हैं। ये हमने स्फीयर बनाया,
कैसा है, हॉलो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, जिसके सेंटर से इसकी रेडियस r है, ये पॉइंट O है, क्लियर है। और इसके सरफेस पे चार्ज है, कहाँ चार्ज है, इसके सरफेस पे चार्ज है, क्लियर है, ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर या सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे P पे, से सरफेस पे Q पे, और एक छोटा सा स्फीयर, सॉरी एक रेडियस लेंगे R, ठीक है, और यहां पर भी R ले लेंगे, ये रेडियस हमारी है R, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने शुरू में बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए जो इस टाइप के वॉल्यूम चार्ज है, सरफेस चार्ज है, लाइन चार्ज है, तो उनके लिए पहले हमको गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि गॉसियन से ही हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सेंटर से P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। और वो कैसा होगा, स्फेरिकल, कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, कैसा होगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, समझ में आई, जिसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, क्लियर। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पे यानी Q पे जब हम लोग निकालेंगे तो एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वो गॉसियन सरफेस इसी रेडियस का, कैपिटल R रेडियस का ही स्फीयर हो जाएगा गॉसियन सरफेस, क्लियर है। और जब हम इस पॉइंट, मान लीजिए PQRS ले लिया, S पॉइंट पे हमको निकालना है, S पॉइंट पे निकालना है, तो एक गॉसियन सरफेस हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, जिसकी रेडियस क्या होगी, R' होगी, मैंने क्या मान लिया, R' है, दिख रहा है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिगर नोट करिए। फिर से देख लीजिए, ये डिस्टेंस है R, ये छोटे वाले के लिए R' और ये बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है, स्मॉल r। अब दिख रहा है, चलिए तो हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at P, Q and S using गॉस थ्योरम। हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P, Q और S पे यूजिंग गॉस थ्योरम, क्लियर है। अच्छा, हम क्या करते हैं, वी एज्यूम स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r, कैपिटल R एंड R' एट पॉइंट P, Q and S फॉर लिख लो, फॉर पॉइंट P, Q and S रिस्पेक्टिवली मतलब कि P पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R रेडियस की स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, Q पॉइंट के लिए कैपिटल R रेडियस की गॉसियन सरफेस मानेंगे, और S पॉइंट के लिए स्मॉल r' रेडियस की गॉसियन सरफेस मानेंगे, क्लियर है। अच्छा, और क्या ज्यूम करेंगे, जो चार्ज है क्या है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, एज वी नो charge is distributed on surface, then
सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा क्या यूज करेंगे? सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम क्या करेंगे? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मानेंगे, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी मानेंगे, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा पर यूनिट एरिया जो चार्ज है वो सिग्मा है, और फिर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमने सिग्मा को क्या कर लिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी माना है। यानी जो चार्ज फैला हुआ है सरफेस पे वो सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर के इसमें यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। समझ में आया? समझ में आया? अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक नोट कर हो गया, यहाँ तक नोट हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, फ्रॉम गॉस थ्योरम। चलो एट पी पे हम लोग निकालने जा रहे हैं। किस पे? एट पी पे। पी पे हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पी पे निकालने जा रहे हैं। तो हमको पता है फाई क्या होता है? फाई होता है ई डॉट डी ए इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डॉट है, क्लियर है? दिख रहा है साफ? चलिए, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ई डी ए कॉस थीटा इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पॉइंट पी पे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, और स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल है, कैसा है? क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस के लिए मैंने बताया था एरिया वेक्टर अवेलेबल आउटवर्ड होता है। यानी अगर मैं इसका स्मॉल गॉसियन सरफेस का स्मॉल एरिया मानूं तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा? डीए आउटवर्ड होगा। क्या होगा? अगर मैं जैसे स्मॉल एरिया ये मानूं डीए, तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड होगा। क्लियर है? अगर मैं ये भी स्मॉल आर मानता हूं, ठीक है ना, इस पॉइंट पे ये भी एक ही गॉसियन सरफेस है ना, तो ये आर सब सेम ही है ना, ठीक है। तो मैंने एरिया वेक्टर क्या है? आउटवर्ड माना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है। तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अच्छा, डीए क्या है? गॉसियन सरफेस का डीए क्या है? गॉसियन सरफेस की बात हो रही है ना, गॉसियन सरफेस का स्फीयर, गॉसियन सरफेस की एरिया क्या है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। और क्यू को क्या मैं लिख सकता हूं? क्यू को मैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। क्यू को क्या मैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? क्लियर है? तो यहां से ई क्या आ गया? सिग्मा ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या इसको मैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला यही होता था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला भी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता था। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी स्फेरिकल सेल को कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको किसी बाहर पॉइंट पे निकालना है, तो उस पॉइंट के लिए ये जो स्फेयर है, जो स्फेरिकल सेल है जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, आगे देखते हैं। ई सिग्मा ए क्या होगा? ए किसका एरिया है? सिग्मा। ये वाले का होना, चार्ज किस वाले पे है? चार्ज किस वाले एरिया पे है? कैपिटल किस वाले एरिया पे है? जिसका रेडियस कैपिटल आर है। यानी यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। समझ में आया? नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए पॉज करके नोट कर लिया करिए। यहां पे एक स्टेटमेंट लिख लीजिए। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए क्लियर है? तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर या सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब देखिए, अब देखते हैं आगे। देखिए तो मैंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर किसी आउटसाइड पॉइंट के पर निकालनी है किसी स्फेरिकल सेल के कारण, तो जो स्फेरिकल सेल है वो क्या होगा? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी फॉर पॉइंट्स outside the cell due to uniformly distributed surface charge is act like as a point charge। ठीक है ना? यानी जो पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट ऑफ द जो पॉइंट्स है आउटसाइड द सेल हैं उसके कारण जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस चार्ज है वो एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट करता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए पॉज कर नोट कर लिया करिए। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू। एट क्यू पे देखिए, एट क्यू पे देखिए गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस क्या है? आर है। गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है। क्लियर है? तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, देखते जाइएगा। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा फिर से इसके देख लीजिए। इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी क्या है? आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है। पॉइंट आर पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है क्योंकि एक क्लोज सरफेस है। समझ में आया? तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई को फिर मैंने बाहर कर लिया और इस बार क्या हो जाएगा? डी ए इज इक्वल टू क्यू की क्या जगह पर लिख लूँ मैं? सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बता चुका हूँ पहले ही, ये चीज बता चुका हूं। अच्छा इस बार जो एरिया होगा, मैंने पिछली बार गॉसियन सरफेस का एरिया लिया था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पर इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है? जिसकी रेडियस क्या है? आर है, कैपिटल आर है। यानी इस बार डी ए हम क्या रखेंगे? इस बार हम डी ए रखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow spherical cell at the surface, at surface। देखिए E इजकल टू सिग्मा पर एप्सिलॉन नॉट आ गया है ना, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर कट गया है। क्लियर है? नोट करिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एट इंटरनल पॉइंट एस, अब हम लोग देखने जा रहे हैं
एट इंटरनल पॉइंट एस। एट इंटरनल पॉइंट एस देखने जा रहे हैं। देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं एट एस। तो एट एस में देखिए, एट एस में फिर वही गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। पर अंदर चार्ज तो है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि Q इक्वल टू क्या है, जीरो है, हैंस क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ना। ई डी ए को मैंने इसे लिखा तो ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्लियर है। यानी एट एस पे क्या होगा, एट एस पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। यहां से भी प्रूफ हो गया, यहां से भी प्रूफ हो गया। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, थोड़ा ग्राफ देखते हैं कि क्या ग्राफ आता है। हमने क्या कर रहे हैं, इस डिस्टेंस आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ग्राफ ड्रा कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पे, और डिस्टेंस को, यानी जिस डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको हमने एक्स पे रखा है। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन को सेंटर बना के, ओरिजिन को सेंटर मान के हमने एक स्फीयर बनाया। ठीक है, तो आप देखिए जिसकी रेडियस क्या है, ओ से ए तक की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा अब देखिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, ई इंटरनल कितना था, ई इंटरनल जीरो था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। ई सरफेस पे क्या आया था, ई सरफेस पे आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है, 1 अपॉन आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई है। यानी इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घटनी स्टार्ट हुई है, वो घटनी स्टार्ट हुई है। यहाँ पे ई क्या है, मैक्सिमम है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या है, ई इक्वल टू जीरो है। समझ में आया, समझ में आया। नोट कर लीजिए। तो यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड किया, उसको डिराइव किया, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच क्या ग्राफ बनेगा वो हमने देखा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये चीज़ अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, ई इक्वल टू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, सरफेस पे है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है। चलिए चलिए तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। अब हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। चलिए नोट करिए, नोट करिए। चलिए देखते हैं इस बार कैसा है, स्फीयर सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना। यानी इस बार स्फीयर हमने जो माना है, ये स्फीयर है, इसका सेंटर है, जिसकी रेडियस हमने क्या मानी है, आर मानी है, ओ से। ठीक है। और इस बार कैसा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इस बार क्या है, चार्ज है, स्फीयर के अंदर चार्ज है। क्लियर है, समझ में आया। इस स्फीयर्स के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक पी पॉइंट मानते हैं, एक पी पॉइंट मानते हैं जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। और आपको भी मैंने बताया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉसियन थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम का हम यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम का यूज
करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि पी पॉइंट पे, आउटसाइड द पॉइंट पे हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया है। ठीक है, कैसा सरफेस है, कैसा सरफेस है, स्फेरिकल। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। इस पॉइंट पी पे देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। या आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को भी मैं मानूं तो बात एक ही है, यहाँ पे साफ दिखेगा, रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है। और एरिया वेक्टर भी क्या है, आउटवर्ड है। अगर मैं मान लेता हूँ स्मॉल एरिया है स्फीयर का, क्लियर है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक वेक्टर कह रहा हूँ, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर क्या है, आउटवर्ड है। यानी एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है। फिगर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फिगर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, कैसा स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो स्फीयर कहाँ है, सॉरी स्फीयर कैसा है, स्फीयर सॉलिड है, तो चार्ज कहाँ है, सॉलिड के अंदर है। यानी इस पर क्या है कि हम लोग एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नोट करेंगे, जो क्या होगा, सिग्मा सॉरी रो कूलाम पर मीटर क्यूब, क्या होगा, कूलाम पर मीटर क्यूब, रो कूलाम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। यानी हम क्या करेंगे कि इस पूरे वॉल्यूम के चार्ज को छोटे छोटे वॉल्यूम में तोड़ लेंगे और एक वॉल्यूम का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा होगा, यानी सिग्मा कूलाम पर मीटर क्यूब। तो अगर हमको टोटल चार्ज निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिग्मा इंटू उसका वॉल्यूम हो जाएगा। यानी अगर हमको टोटल चार्ज क्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इंटू वॉल्यूम कर देंगे ना, सिग्मा इंटू वॉल्यूम कर देंगे ना, समझ में आया। तो हम क्या पे क्या ज्यूम करेंगे इस बार हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा एज्यूम करेंगे। नोट करिए, समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, क्या करना क्या है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। क्या फाइंड करना है, पी पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। चलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एट पी पे निकालना है, एट पी पे। ठीक, तो हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमको पता है फाई क्या होता है, ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, ये डॉट है। अच्छा, दोनों पॉइंट पे देखो, एक ही पॉइंट बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड है। तो एंगल कितना है, एंगल 0 डिग्री है। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, ई बाहर कर लिया, डी ए इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है, एरिया है ना, किसका, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का एरिया है। क्या होता है गॉसियन सरफेस का, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है गॉसियन सरफेस की, स्मॉल आर है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या क्यू की जगह पर मैं क्या लिख दूं, रो इंटू वॉल्यूम ना, अभी मैंने बताया था
कि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? या इसको मैं क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख दूं, लिख दूं, समझ में आया? तो अच्छा, तो एक तो हमारी ये ई आ गई, ये आ गई इजकल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इस पॉइंट को आप देखिए, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण अगर आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो उस पॉइंट के लिए ये जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। ये बात को मैंने बताया चाहूँगा। और यहाँ इस कंडीशन में भी हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी देख रहे हैं कि अगर किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट के लिए ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे चार्ज है वो एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट कर रहा है। बात समझ में आई? चलिए और देखिए E इजिकल टू रो, वॉल्यूम को क्या मैं लिख दूंगा, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब ना। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है जिसके अंदर चार्ज है वो कैपिटल आर रेडियस का है, स्मॉल आर का तो है नहीं, इसलिए मैंने क्या लिखा है वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या मैं लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया तो क्या आ गया 1/3 रो आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई। तो एक तो ये फार्मूला हो गया और एक ये फार्मूला हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है? ये भी फार्मूला है और ये भी फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? तो क्या स्टेटमेंट को फिर से मैं लिख दे रहा हूं, फॉर outside points, for outside points the sphere at which charge is distributed act like a पॉइंट चार्ज। क्या करता है? पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करता है। नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एट आर पे। सिमिलरली अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। इसकी पॉइंट मैंने मान लिया Q है, क्या मान लिया Q है। तो इस पॉइंट पे कैपिटल R रेडियस का, इस बार क्या करेंगे कैपिटल R रेडियस का गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे। क्लियर है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कैपिटल R रेडियस का। तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी और एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, यानी एंगल कितना होगा 0 डिग्री। यानी अगर एट Q की मैं बात करूं, एट Q पे, एट पॉइंट Q पे या एट सरफेस पे, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए फाई हमको पता है क्या होता है, E डॉट डी ए इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा
तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर वही चीज़ बार बार, ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ई बाहर कर लिया, डी ए आ गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, क्योंकि जब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉरी जिस स्फीयर के अंदर चार्ज है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो उसका वॉल्यूम रखेंगे ना 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, यहाँ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एरिया किसका लेंगे, इस गॉसियन सरफेस का लेंगे ना, क्योंकि हम पॉइंट क्यू पे निकाल रहे हैं और पॉइंट क्यू पे रेडियस कितनी है, ओ क्यू कितना है, आर है, ओ क्यू कितना है, आर है, ओ क्यू हमारा कितना है, आर है ना। ठीक, तो ई क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया सरफेस का सॉरी स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया। अच्छा, अब देखिए इस 4 से ये 4 कटा, आर स्क्वायर से इसका आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी ई कितना आ गया, ई आ गया हमारा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। इस बार देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक अंदर एक रेडियस मानेंगे, एक अंदर रेडियस मानेंगे जिसकी रेडियस आर ही मान लेते हैं, पॉइंट हम मान लेते हैं एक्स, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स ना मान के चलो एस मान लो, एस मान लो, एस ले रहे थे ना, तो हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं एट एस फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो एस पे हमने क्या किया है, आर रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाया। ये कैसा है, ये क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है, स्मॉल आर का अंदर अंदर बनाया है। क्लियर है, एट एस पे। अब इस बात को आप समझिएगा कि यहां पे जो चार्ज है स्मॉल आर रेडियस का, वो टोटल चार्ज तो है नहीं, टोटल चार्ज हमने कैपिटल क्यू माना है, टोटल चार्ज हमने कैपिटल क्यू माना है। कब, जब कैपिटल आर रेडियस होगा। सुनो, व्हेन रेडियस कैपिटल आर है तो चार्ज कितना है, चार्ज है क्यू। बट व्हेन रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर होगा, तो हम चार्ज को क्या एज्यूम कर रहे हैं, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं चार्ज को क्यू डैश है, क्योंकि चार्ज टोटल चार्ज तो है नहीं, उतने छोटे वाले स्फीयर के अंदर, सॉलिड के अंदर की बात हो रही है, सॉलिड के अंदर की बात हो रही है। मैं कौन सा बात कर रहा हूं, सॉलिड के अंदर, उसका गॉसियन सरफेस माना, जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर है, तो उस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है क्यू डैश है। समझ में आया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से गॉस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, फाई ई इजकल टू ई डॉट डी ए इजकल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस बार क्या लेंगे, क्यू ना लेके क्यू डैश लेंगे। ये चीज क्लियर है, आपको दिख रही है। इस बार हमने चार्ज क्या लिया है, क्यू ना लेके क्यू डैश लिया है। आप लोग सोचते होंगे वहां बीच बीच में गायब हो जाते हैं, मैं पीछे जाता देखता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए, तो ई डॉट डी ए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्योंकि इस बार चार्ज हमारा टोटल क्यू नहीं है। क्लियर, पर अब चाहे इसे समझते हैं, इस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और एरिया वेक्टर भी क्या है, आउटवर्ड है। मैंने बताया था चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, और एरिया वेक्टर तो क्लोज सरफेस का आउटवर्ड होता ही है, ये हमको पता है। क्लियर है ना। चलिए, तो एंगल कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री। एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, यानी यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस
0 डिग्री इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो मैं ई बाहर कर लिया, डी ए क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? तो क्या ई कौन सा गॉसियन सरफेस लिए है? स्मॉल आर रेडियस का ना, जो अंदर है, ठीक है। तो हम लोग क्या एरिया लिखेंगे? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नोट करिए। चलिए यहाँ पे आप फार्मूले में देखिए, यहाँ पे जो चार्ज वो क्या है? क्यू डैश है। हमको तो क्यू फॉर्म में चाहिए ना इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज ही चाहिए ना। हम तो छोटा सा स्फीयर लिए हैं, हमको टोटल की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस क्यू डैश को क्यू के फॉर्म में लेकर आएंगे। अब आप एक चीज समझिए कि इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में डेंसिटी क्या है? सेम है। एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बेंच हैं, एक बेंच पे 3 बच्चा बैठता है, तो कितने बच्चे हुए? 30 बच्चे हुए। सपोज एक दिन मान लो ऐसा होता है कि 10 बच्चे नहीं आते हैं, 10 बच्चे नहीं आते हैं, या मान लो 15 नहीं आते हैं, ठीक है। 15 नहीं आते हैं तो कितने बेंच खाली है इस बार? 5 खाली है। पर कंडीशन ये है कि हर बेंच पे अभी भी 3 ही बच्चे बैठे हैं, अभी भी 3 ही बच्चे बैठे हैं। तो भले टोटल चार्ज ना लें, पर डेंसिटी तो सेम होगी। जैसे क्लास में टोटल बच्चे भले ना आए हों, 30 की जगह पर 15 ही आए हैं, पर डेंसिटी तो सेम है। इस बार भी हर बेंच पर कितना बच्चा बैठा है? 3 ही बच्चा बैठा है। यानी क्या होता है? डेंसिटी इज सेम रहती है। क्या होता है? डेंसिटी इज सेम। यानी हम कह सकते हैं कि अगर Q क्या है? Q इजकल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो Q डैश क्या है? रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है ना? चार्ज क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो जो छोटा वाला स्फीयर है, जो छोटा वाला स्फीयर, अगर उसका मैं वॉल्यूम निकालूं तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब ना। क्लियर है? तो हमने क्या किया? इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई जब मैं 2 करूंगा तो Q अपॉन क्यू डैश आ जाएगा। क्लियर है? रो से रो कट गया, 4/3 से 4/3 जैसे इससे कट गया, तो क्या आ जाएगा? Q अपॉन क्यू डैश इजकल टू आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यूब। आया? तो क्या हो जाएगा? Q डैश की वैल्यू Q के फॉर्म में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। समझ में आया? यानी Q डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई? Q के फॉर्म में आ गई आर स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इस Q डैश की वैल्यू यहां पर रख दें। जब इस Q की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन, ठीक, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया ना? समझ में आया? समझ में आया? नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए अब देखते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस स्मॉल आर स्क्वायर से एक आर कट गया तो क्या बचा? E इजकल टू आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो गया। अच्छा, हमको पता है Q की वैल्यू क्या होती है? Q की वैल्यू भी मैंने बताया था ना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इस Q की वैल्यू अब यहां रखेंगे। अब इस Q की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो E क्या हो जाएगा? Q की जगह पर क्या रख दूंगा मैं? 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा रो स्मॉल आर
अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे हुई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एस और इंटरनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है? इंटरनल पॉइंट है ना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है ना पॉइंट। क्लियर है? नोट कर लीजिए, हट जाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्यू और एस पे निकालना देख लिया। क्लियर है कि इनसाइड पॉइंट पे सरफेस पे और आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन कैसे होता है उसके बीच ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ई इनसाइड क्या आया है? ई इनसाइड क्या आया है? फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनसाइड पॉइंट क्या आया है? आया है 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। रो आर अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ नहीं कह सकता हूँ मैं कि जो है वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, यानी जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ रही है। समझ में आया? जब एट सरफेस पे आ जा रही है बात, जब सरफेस पे बात आ जा रही है, क्लियर है? तो सरफेस पे फार्मूला क्या था? सरफेस पे फार्मूला था 1/3 रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? यानी ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जा रही थी, यानी यहाँ पे R इक्वल टू कैपिटल R है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सरफेस पे क्या मिल रही थी? मैक्सिमम मिल रही थी, जिसकी वैल्यू क्या है? रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ठीक, और उसके बाद आउटसाइड की बात कर रहे थे हम, जब ई आउटसाइड था तो हम आपने बताया था ना, देखें ये 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया था। ये मैंने बताया था कि किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए जो स्फीयर होगा एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर से बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर है आपको? यहाँ पे देखिए, इस सरफेस में जो ई है वो मैक्सिमम है। क्लियर है? ई मैक्सिमम वो कितना है? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो ई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया है। समझ में आया? नोट कर लीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, जिसमें हमने 4 टाइप के स्फीयर के बाद डिस्कस किया। कौन कौन से? हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर में भी कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर में भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फिर हमने ये देखा कि हॉलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो निकालने का तरीका सेम था, तो हमने उसका डेरिवेशन देखा। फिर हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, उसका हमने ग्राफ ड्रा किया। ठीक है? समझ में आया? तो आज की क्लास आपकी इतनी ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।